हल्द्वानी में जो भी प्रकरण हुआ उसके मद्देनज़र पूरे उधम सिंह नगर में और रुद्रपुर क्षेत्र में हम लोग सघन चेकिंग अभियान कर रहे थे, जिसमें पूरे क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी ड्रोन के माध्यम से। तो कल ये दिन में प्रकाश में आया कि 2 घरों की छत पर कुछ सामान, ईंटें, मलबा इस तरह का पड़ा मिला है। उसके बाद जब हम चेकिंग पे गए तो हमें सूचना मिली और इस पर विधिक कार्रवाई की गई, क्योंकि मामले की संवेदनशीलता ज़्यादा थी। तो ये जो दोनों घर थे, इनके जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, इन पर हमने केस किया है और उसके आगे की कार्रवाई अभी अमल में लाई जा रही है। नहीं, ये जो अपराध हुआ है, इसकी जो धाराएं, में गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन पूरी जांच की जा रही है और जो भी आगे निकल कर आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि जो भी प्रकरण अभी हुआ है हल्द्वानी में बेहद दुखद है और मैं सभी समुदाय और लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि आपस में सौहार्द बना के रखें और शांति की अपील करना चाहूँगी। जानकारी है कि ये न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का जो काम है ये चल रहा था और ये काम पहले से चल रहा था। और कल जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। पूरी तरह से कानून तोड़ा है, कानून अपने हाथ में लिया है। पत्रकारों को भी पूरी तरह से उनके कैमरे तोड़े हैं, उनके साथ मारपीट की है। और मैंने आज सवेरे कुछ पत्रकार साथियों से बात करी फोन पर, तो उन्होंने बताया कि उनको जिंदा आग में झोंकने का भी प्रयास किया गया पकड़ के। और एसडीएम रेखा कोहली से भी मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उनके साथ वहां पर मारपीट हुई है, किस तरफ से आगजनी हुई है, हत्या का किस तरह से प्रयास हुआ है। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। सर, फेलियर नहीं है सर, ये कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है सर, फेलियर नहीं है सर, क्योंकि इंटेलिजेंस नहीं थे और एलआईयू की रिपोर्ट नहीं थी यहाँ पर। इसके साथ साथ यह भी है कि इतना सारा जो हथियार यहाँ पर था, किस प्रकार से वहाँ पर मारपीट के सामान इकट्ठे किए गए थे, वो सब जांच के विषय हैं। इन सब की जांच होगी और जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी। कानून अपना काम करेगा। सर, जिस तरह वो उससे लग रहा था कि वो ट्रेंड लोग हैं। जो भी लोग जिसमें हमारे पुलिस के, सामान्य जनता के, आम जनता के लोग घायल हुए हैं, चोट लगी है, उनका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। पत्रकार साथियों का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं और मैंने कहा कि कानून अब अपना काम करेगा। तो आगामी लोकसभा के मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पूर्ण रूप से मजबूती के साथ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने जा रही है और निश्चित तौर से जो मैं टिहरी जनपद, देहरादून जनपद और उत्तरकाशी जनपद, पुरोला क्षेत्र से घूम करके आया हूँ, तो सुनिश्चित तौर से जो हमारे कांग्रेस जन हैं वो चुनाव में भागीदारी के लिए और चुनाव को जीतने के लिए कमर कस के खड़े हैं और सुनिश्चित तौर से जो हमारे प्रत्याशी कांग्रेस के होंगे वो जीत के जाएंगे।
देखिए, अभी तक तो जो हमारे संगठन में जो बातें आई हैं उसमें आज ज्योति सिंह गुनसोला जी ने अपनी दावेदारी पेश की है और हमने प्रीतम सिंह जी से भी बात की है, ऐसे ही नवप्रभात जी भी हैं, ऐसे ही हमारे जो अन्य साथी लोग हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको हमने ये कहा है कि 2-3 दिन के अंदर वो अप्लाई करें जिनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, और उसके बाद वो प्रस्ताव हम जो हैं स्क्रीनिंग कमेटी में भेजेंगे। वहाँ पर हाईकमान तय करेगी कि किस कैंडिडेट को प्रत्याशी बना करके चुनाव में उतरे। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इन्होंने बनाया है वो अभी तक तो वो पिटारा अभी खुला नहीं है, केवल किताबों में। जब वो जनता के बीच में आएगा तो सुनिश्चित तौर से उसका टेस्ट क्या है वो जनता उसका जवाब देगी। लेकिन जिस तरीके से हवा खड़ा किया, मैं अभी उत्तरकाशी से आ रहा हूँ और जगह जगह होल्डिंग और जगह जगह जो है मिठाई बांटना, तो ये बिना समझ सोचे समझे जो गैर तांत्रिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। होना ये चाहिए था कि ये जो बिल आया है, जो इन्होंने कोड बनाया है, उसको पब्लिक के बीच में पहले फ्लोर होना चाहिए था, उसमें पब्लिक की ओपिनियन आ जानी चाहिए थी और उसके बाद इनको बनाया जाना है। इन्होंने जो है देवस्थानम बोर्ड बनाया, पब्लिक को पूछा नहीं, जो पंडा समाज के लोग हैं उनको पूछा नहीं, तो उनमें त्राई मची, अंत में जो है इनको वो बोर्ड भंग करना पड़ा। ऐसे ही किसानों के कानून को इन्होंने ले आए, ऐसे ट्रक वालों के बिल को ले आए। तो ये जो कर रहे हैं ये जनता के हित के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अपने स्वार्थ परक नीति को उजागर करने के लिए, ताकि कैसे हमको वोट पड़ जाए, इसलिए ये जो है इस प्रकार के टोने टोटके जो हैं ये कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस को कमज़ोर समझ रही है तो ये उसकी गलतफहमी है। कांग्रेस पार्टी ने ही जो कुछ किया आज तक विकास के नाम पर, कांग्रेस ने किया है। इनकी डबल इंजन की सरकार में ये बता दें कि आज पूरे 10 साल इनको होने जा रहे हैं, इस प्रदेश में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला हो तो बता दो, एक डिग्री कॉलेज खोला हो तो बता दो, एक मेडिकल कॉलेज खोला हो तो बता दो, एक पॉलिटेक्निक, एक ITI या एक इंटर कॉलेज या एक हाई स्कूल खोला हो तो बता दो। या विकास की बात, जो महंगाई के सवाल पे बात कर रहे हैं, महंगाई आज तेल क्या भाव चल रहा है, मिट्टी का तेल हो, मिट्टी का तेल तो गायब ही कर दिया, चीनी क्या भाव है, दाल क्या भाव है, डीजल क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव है, बिजली के बिल क्या चल रहे हैं, पानी का बिल क्या बोल रहा है, और यहाँ तक कि जो GST इन्होंने बनाई है, जो GST बढ़ाने का काम किया है, इससे जो है जो बिजनेस वर्ग के लोग हैं, और वो सारा GST का बोझा जो है वो बिजनेसमैन पे नहीं पड़ता है, वो तो आम नागरिक पे पड़ रहा है। तो ये आम नागरिक की जेब को खसोट करके और यहाँ लाने की बात कर रहे हैं कि हम कैसे जो हैं जीत करके आएँ। एक ये नारा दे रहे हैं, आजकल बड़े बड़े होल्डिंग लग रहे हैं कि साहब मोदी जी जो हैं भोजन की गारंटी दे रहे हैं। अरे फूड जो बिल आया है वो कांग्रेस के ज़माने में है, ये मोदी जी नहीं दे रहे हैं, ये तो एक पार्लियामेंट्री बिल है। उस बिल के तहत कोई भी सरकार केंद्र में बनेगी उसको ये राशन देनी ही देनी है, और ये कांग्रेस की देन है। तो जो भाजपा सोच रही है कि कांग्रेस बहुत कमज़ोर है, ये उनकी गलतफहमी है। आप चुनाव आने दीजिए, डिक्लेयर होने दीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बार कितनी सीटें ला रहे हैं आप लोकसभा? हम 5 की 5 सीट ला रहे हैं। और अगर पूरे देश की बात करिए? पूरे देश में हम 300 पार करेंगे। पेयजल का शहर में काम देखते हुए ये लग रहा है कि अगर यहाँ पे खुदाई हुई और उस तरीके से लेट लतीफ़ी हुई, और क्योंकि यहाँ की मकानों की और बिल्डिंगों की स्थिति बहुत ख़राब है, उसमें अगर पानी मरा है किसी तरीके से हुआ तो जो पानी हमें मिलना चाहिए उस पानी से इतना नुकसान हो जाएगा कि जिसको कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए जल निगम वालों से बात की जा रही है कि जी हमें परफेक्ट टाइम दें, तरीका बताएं कैसे खुदाई करनी है, और कोई ऐसा तरीका है जिससे कि पूरे टैंक से बिना सड़क खोदे हुए पानी हमें मिल सकता है। तो उस पर ये डिस्कशन हो रहा है, और अगर ये बात होती है कि सड़क ही खोदनी पड़ेगी तो इनसे टाइम बाउंड करके इनको पूछा जाएगा कि कब तक हमें काम कंप्लीट करके देंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि मैनुअली हो, और मैनुअली कराना पड़ेगा क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंगें हैं और उनसे JCB से उस पर अफेक्ट आ सकता है। आज उत्तराखंड जो है देश का प्रथम राज्य बना है जिसने जो है UCC को जो है विधानसभा में पास करके लागू करने का काम किया है, और मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और पूरे
सरकार को बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जो है एक उत्तराखंड राज्य ऐसा बनाया है जिसने पहली बार इसमें यूसीसी को लागू किया है। और हम मानते हैं कि जहाँ कानून में जो क्रिमिनल लॉ है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी जाति के आधार पर नहीं है, किसी धर्म के आधार पर नहीं है, तो वहाँ सिविल जो लॉ है उसमें एक ही देश में रहने वाले नागरिक के लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। इसी नियत ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है और मैं मानता हूँ कि आने वाले वक्त में इस कोड से जो है जो लोग जिनको थोड़े बहुत बिंदुओं में कहीं शंका है, निश्चित ही उनकी भी शंका दूर होगी और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड ने जो लागू किया है वो देश में एक मिसाल के रूप में और अन्य राज्य भी इसको लागू करेंगे। यही नहीं, संविधान में भी जो डायरेक्टिव्स हैं उसमें जो है ये स्टेट पॉलिसी है, उसी के अनुसार जो है स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो इस तरह पे निर्णय ले सके। देखिए, विपक्ष का तो काम ही अब विरोध करना रह गया और जिस तरह की विरोध वो करते हैं उनका विरोध यदि कहीं कुछ विकास के प्रति और कुछ सकारात्मक होता तो निश्चित ही उनका जो है आज ये हाल ना होता। तो निश्चित ही जो बिंदु उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं वो जो है खाली राजनीति से प्रेरित हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो भी ये मानते हैं कि आने वाले वक्त में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड और जिस तरह से जो कानून सबके लिए एक होगा तो निश्चित ही जो अन्य धर्म के लोग हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे। बात यह है कि आज लंडौर वासी एकत्रित हुए हैं, जो पेयजल विभाग वाले हैं आए हैं और ये पेयजल की लाइनें जो डलनी है इसमें कई बातें सामने आई हैं खुल के। जिस प्रकार लंडौर बाज़ार में सड़कों की स्थिति है आपसे छुपी नहीं है, सड़कों की स्थिति कई बार सड़कें धंस भी चुकी है, तो उसको देखते हुए भी खुदान कार्य संभव है कि नहीं उस बारे में विचार किया जा रहा है और किस प्रकार ये कितनी जल्दी इस लाइन को डाल पाएंगे इस बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। हम इनसे तय सीमा के लगभग काम करने के लिए बातचीत कर ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी इस तय सीमा में इस लंडौर बाज़ार के काम को निपटा दिया जाए वो अच्छा रहेगा, लंडौर बाज़ार के लिए बहुत सही साबित होगा। क्या मानते हैं, जेसीबी वगैरह तो चलने की अनुमति नहीं दे रहे आप? हाँ, जेसीबी तो नहीं चला पाएंगे क्योंकि लंडौर बाज़ार का जो भौगोलिक की स्थिति आप देख रहे हैं सड़कों की और कई गिरासू भवन इस लंडौर बाज़ार में स्थित है, तो उसको देखते हुए जेसीबी और ये चलाना संभव नहीं है। मैनुअली तैयार हो रहे हैं? ऐसा मैनुअली तैयार है। देखिए, हम लोगों ने जो मसूरी है, मसूरी के अंतर्गत हम लोगों ने करीब 72 किलोमीटर का जो नेटवर्क है वो बिछा दिया है और सभी टैंकों में पानी हमने देना शुरू कर दिया है। और अभी मैंने लंडौर वासियों से ही बात हुई तो वो काफ़ी खुश है, पानी की इनकी क्वांटिटी बढ़ी है, पहले से बेहतर पानी आना शुरू हो गया है। अब चूँकि यहाँ पर लगभग 500 मीटर का एक जो पैच है हमें डिस्ट्रीब्यूशन डालना है, उसी के लिए एक पब्लिक कंसल्टेशन मीटिंग रखी है ताकि हम लोगों से सुझाव ले सकें, हम लोग बेटर कैसे काम कर सकते हैं ताकि लोगों को तकलीफ भी ना हो और मिनिमम पीरियड में हम कैसे निकला जा सके, उसी का हम लोग प्लानिंग करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जैसे हम लोगों ने मीटिंग रखी क्योंकि जो सॉल्यूशन लोकल लोग दे सकते हैं वो सॉल्यूशन कोई हम लोग के पास भी सॉल्यूशन नहीं होगा, हम लोग इन्हीं से सॉल्यूशन लेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे सब स्टेशन बनना था, बिजली विद्युत विभाग का वो पूरा तैयार हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? सर, वहाँ पे बिजली का जो सब स्टेशन है सिविल वर्क कंप्लीट हो गया, अभी ट्रांसफार्मर बता रहे हैं कि अगले हफ्ते तक ट्रांसफार्मर आ जाएगा उनका। कब तक ये योजना पूरी तरीके से क्रियान्वित कर दी जाएगी, कब तक हो जाएगा? हम लोग का ये टारगेट है कि इसको 28 या 29 फरवरी तक हम लोग काम इसका पूर्ण कर दें। और कनेक्शन देने का काम भी आप लोग करते हैं? जी, हम लोग जो मेजर फिजिकल वर्क है वो हमारे 28 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम जो हमारे मीटर लगने हैं, मीटर भी हमारे साथ साथ लग रहे हैं, लगभग हमने 4,500 मीटर भी लगा दिए हैं और कनेक्शन का काम भी पैरेलल चल रहा है। सर, कई जगह रोड काफी खुदी हुई है, उसको रिपेयर करने का क्या काम करते हैं? उसको रिपेयर भी हम लोग साथ साथ करते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब लाइन बिछाते हैं तो उसको 3 या 4 दिन हम लोग टेस्टिंग का टाइम रखते हैं। तो टेस्टिंग की जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम लोग उसकी रिपेयरिंग का काम भी शुरू कर देते हैं। तो जहाँ इस तरह की कंडीशन है वहाँ पे भी रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया गया। पारिवारिक है। भाई उसकी अनुभूति होती है। आप जब देवभूमि में उतरते
चलते हैं यहाँ पे, मेरे अंदर से ये पूरा भूमि एक गाड़ियों के लिए नहीं बना है, यहाँ पे लोग पैदल ही चले तो अच्छा है। जिस तरह से यहाँ का टेरेन है, डेमोग्राफी जो है आप देखते हो कहीं भी पहाड़ पे, ये सब पेडेस्ट्रियंस के लिए बने हैं, मोटर्स के लिए नहीं है। तो ये यहाँ पे जितना हो सके लोग पैदल चले वही बेटर है। यह फिल्म बहुत थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे अंदर से जितने मोटरिस्ट है सबको ट्रैफिक का कानून पालन करना बहुत जरूरी है, चाहे गाड़ियों में सीट बेल्ट हो या बाइकर्स के लिए हेलमेट हो या फोन पे बात करना हो। जब आप गाड़ी चला रहे हो प्लीज ध्यान रखना, कितना भी आदमी एक्सपर्ट हो, फोन पे बात करते करते आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, कहीं ना तो कहीं आपका ध्यान भटक जाता है और एक्सीडेंट का सबसे बहुत बड़ा कारण यही है, फोन पे बात करना। और सीट बेल्ट कोई ना कोई आपका घर पे इंतजार कर रहा है, इतना याद रखिएगा। वो सेफ्टी आप अपने रखिए, भले किसी और की जान को तो हानि पहुंचाते ही हैं, अपने घर पे भी कोई आपका इंतजार कर रहा है, इतना याद रखिएगा। आपको सेफली घर पहुंचना है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको सेफ्टी के प्रिकॉशंस आपको लेने जरूरी है। सीट बेल्ट, डोंट टॉक ऑन द फोन, हेलमेट पहनना और आपके गाड़ियों के जितने पैरामीटर्स में जितने रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करो। ये सब हमारे लिए है, हमारे अच्छे के लिए है और जो पेडेस्ट्रियन जो रोड पे चलते हैं उनके लिए भी है। थैंक यू सो मच। ये देश के सभी समुदाय के लिए और देश के सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा कानून है कि इसमें अपने अधिकार मिल जाएंगे। अभी तक बहुत लोग जो है वंचित थे अपने अधिकारों से, मगर ये लागू ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में पूर्व से ही विद्यमान है और इसका जो है खाली भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे जो है सभी समुदाय, सभी धार्मिक लोगों को जो है इसका लाभ मिलेगा और उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य है जिसमें यह कानून लागू होने वाला है। मेरा तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी यही आह्वान है कि इसको देशव्यापी रूप से ये कानून बना के देशव्यापी रूप से इसको लागू कराया जाए। देहरादून कब जाओगे? देहरादून अभी देखो जाऊँगा 10 तारीख। इस बीच कोई मीटिंग तो नहीं, विशेष कार्यक्रम? 15 तारीख को। कहाँ, यहाँ है? कहाँ है? देहरादून में आयोग के 15 तारीख को देहरादून बैठक है और 10 को मुझे जैसे भी जाना है, 10-11 इस पे भी हम एक कार्यक्रम सोच रहे हैं कराएंगे ना बड़ा। हाँ, महिलाओं को 500-600 महिलाओं को, सब मुस्लिम होंगे। यहाँ भी कराओगे, वहाँ कराओगे? यहाँ भी कराएंगे, वहाँ भी कराएंगे, दोनों जगह होगा बड़ा कार्यक्रम। ठीक है। हुआ है और क्या कुछ रूट मैप रहेगा इसका? देखिए, गोलापार जो हेलीपैड है यहाँ से आज ट्रायल स्टार्ट हुआ है और DGCA की टीम ने इसका निरीक्षण करना है। यहाँ से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए हवाई सेवा स्टार्ट की जा रही है, जिसमें कि 7 सीटर हमारा चॉपर है। उसमें ये प्रतिदिन 2 चक्कर लगाएगा और अभी इसकी ट्रायल DGCA द्वारा की जा रही है। अनापत्ति देने पर फिर यहाँ पे नियमित रूप से रूटीन पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा कहने का कमाने? निश्चित रूप से पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि मुनस्यारी और पिथौरागढ़ की डिस्टेंस ज़्यादा है और हवाई सेवा से अगर इसे जोड़ा जाता है तो काफ़ी समय की भी बचत होगी और यात्रा भी आसानी से। सर, कब तक शुरू होने की उम्मीद है इसको? अगर अनापत्ति प्राप्त हो जाती है तो इसको शीघ्र ही शुरू करने के लिए यूकाडा प्लान कर रहा है। एक अहम फैसला आने वाला है जिसमें जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये फैसला है वो उनके अनित का फैसला है। किस तरह देखते हैं इस फैसले को आप? ये बिल्कुल भी गलत धारणा है विशेष समुदाय के लोगों की। जैसा पहले भी माननीय धामी जी ने कल पटल में रखने के बाद कहा है, मुख्य बिंदु आप जानते हैं कि 5 हैं उसमें, जो कि मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस और एडॉप्शन। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि ये तो किसी भी धर्म के लिए अच्छी बात है, खास करके महिलाओं के लिए। मैं तो मुस्लिम महिलाओं को बधाई देता हूँ कि धामी सरकार एक नज़ीर पेश कर रही है उनके हितों की रक्षा के लिए। आज जो हमारी मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं उनको तलाक के मामले में वो इतना परेशान रहती हैं, एडॉप्शन के मामले में बच्चों के उतना परेशान रहती हैं, मेंटेनेंस उन्हें नहीं मिल पाती है। तो ये तो उत्तराखंड जो देवभूमि एक नज़ीर पेश करने जा रहा है धामी जी के नेतृत्व में, और मुझे लगता है शीघ्र ही केंद्र में भी ये कानून बनेगा और उत्तराखंड इसको नज़ीर के रूप में पेश करेगा। और मेरा उनसे निवेदन भी है विशेष समुदाय के लोगों से कि इसकी वो गहराई पे जाएँ, इसके बिंदुओं को पढ़ें और फिर कोई फैसला लें। को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रवीण तोगड़िया का धन्यवाद, अभिनंदन। एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते हैं।
मजहब के आधार पर, शरीयत के आधार पर अलग कानून करना यह भारत में दूसरा पाकिस्तान बनाने की दिशा है। ईसीजी के आधार पर आने वाले समय में कोई पाकिस्तान खड़ा ना हो, वह सुनिश्चित हुआ है। सर, क्या केंद्र से इसकी शुरुआत नहीं होनी चाहिए थी? अरे भाई, कहीं से शुरुआत हुई, इसका आनंद मनाओ ने, अब तो रोने का ही काम करते हो। ये कानून बहुत अच्छा लागू हुआ है। मैं मुख्यमंत्री श्री धामी जी का तहे दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ कि हम जैसी पीड़ित महिलाओं के लिए इन्होंने नया कानून लागू किया है और बहुत अच्छा है। हम जैसे को इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो कमज़ोर महिलाएं हैं। अब क्या हुआ था आपके तलाक? आपका आदमी ने कैसे तलाक दिया आपको? जी, कितने शादी कर चुका? उन्होंने पहले शादी करी है, उसको तलाक दे दिया, मुझसे दूसरी करी है और मुझे छोड़ के भाग गया। उन्होंने तीसरी शादी करी है, जो ये अपने साथ में रखे हुए हैं, तीसरी बीवी, और मुझे नहीं समझ रहे बिल्कुल भी, मुझे छोड़कर चले गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ इनके लिए तो जो सख्त कानून होना चाहिए इन लोगों के लिए, और हमें इंसाफ भी मिलना चाहिए हम जैसे लोगों को। और आदमी तलाक ना दे पाए? जी हाँ, और आगे ऐसा कोई ये कदम न उठा पाए जो है ये। आपका नाम? मेरा नाम शाजिया है, मैं हल्द्वानी उत्तराखंड की हूँ। उत्तराखंड का ये सौभाग्य है कि यह बिल उत्तराखंड में सबसे पहले पेश होने जा रहा है और इसके लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो धाकड़ धामी जी हैं और जो अपने जो कहते हैं वो करते हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात यह है कि यह बिल समान नागरिकता बिल जो कि हमारे आने वाले जनमानस के लिए बड़ा लाभदायक होगा और सभी धर्मों को एक छतरी के नीचे इसमें पिरोने का काम किया गया है और ये बिल आने वाले टाइम पे जनता के लिए अति लाभप्रद होगा। प्रवीण भाई का माला पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। सभी लोगों से निवेदन है, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। के पांडे जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपनी टीम को यहाँ प्रस्तुत करके आप सब लोगों के सम्मुख अपना कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। टेलर साहब, मुल्क में हो या राज्य सरकार में हो, हम तो एक ही बात कहते चले आ रहे हैं कि इस मुल्क में बेशुमार कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं और सब अपने अपने रीति रिवाज के मुताबिक और अपने मज़हब और कल्चर पर अमल करते चले आ रहे हैं सालों साल से। और ये आज़ादी उनको मजहबी आज़ादी हासिल है और मजहबी आज़ादी भी दर हकीकत हमारे कानून से हासिल है, इसलिए कि आर्टिकल 25 में ये साफ सुथरा है कि हर शख्स को अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। इसीलिए हम लोग जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में नहीं है और उसको सीधे सीधे अक़लियत यानी माइनॉरिटीज़ के मुखालिफ समझते हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ समझते हैं। इसलिए कि मुस्लिम समाज एक लंबे ज़माने से अपने इस्लामिक तरीक़े पर यानी कुरान और हदीस पर आधारित जो निज़ाम और सिस्टम है उस पर अमल करता चला आ रहा है। लिहाजा अब इसमें मज़ीद किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता यह है कि हमने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलमा के अध्यक्ष ने ये ज़रूर कहा और हमने भी यहाँ पर ये अपील करी है कि हम इसके लिए सड़कों पे नहीं उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसके लिए कोर्ट के दरवाजे हैं जो हम लोग
आगे क्या रणनीति बनती है, लेकिन फिलहाल हम इस यूसीसी को कबूल नहीं कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी लोगों से आग्रह है कि वो अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। हमारे हिंदुओं का शेर आया, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। से आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन के लिए डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का शुभ रामाय रामचंद्राय विदिशे रघुनाथाय नाथाय सीतायामते नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मैं 19 साल पहले आया था और आज प्यार देख के मालिक से, अपने राम जी से, सबसे कहना चाहता हूं कि मंगलौर का कुछ ऐसी कृपा कर दे जो मंगलौर बेंगलोर बन जाए। और वो जब इसकी इच्छा हो जाएगी तो मंगलौर की इच्छा हो जाएगी तो ये मंगलौर से बेंगलोर बन जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी सिटी है वो। तो अगर बस वजह जो सम्मान मुझे मिला है, उस सम्मान के बदले में अपनी जिंदगी भी लगा दूंगा, लेकिन इसका विकास कराना मेरी पहली प्राथमिकता। ऊपर वाले की मर्जी है, कहते हैं उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इस प्यार से ये लगता है कि मेरे पे कोई कर्ज बाकी है। आपके आने से कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ हलचल होगी तो मेरे मंगलौर का कुछ भला होगा, उन नेताओं को कुछ याद आएगा, वो कम से कम काम तो करेंगे। तो आपने तय कर लिया? अब ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन ये है कि अगर मेरे से कुछ होगा तो मैं मंगलौर के लिए कोई ना कोई काम जरूर करूं। आगामी 25 तारीख वो तो आपकी मर्जी से। और पानी दिए थोड़ा। देखिए, मेरी कोई पार्टी नहीं है, ये जनता मेरी पार्टी है, मेरे प्यार करने वाले मेरी पार्टी है। अगर सेवा जरूरी नहीं कुछ बन के की जाए, बिगर बने भी की जा सकती है। बेटा और भाई बन के, किसी का चाचा ताऊ बन के भी की जा सकती है। अपने घर के भले के लिए सभी करते हैं। इस्लाम धर्म के लिए भी नहीं, क्या इस प्रकार के देखते हैं यूसीसी को? देखिए, यूसीसी जो है ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इस्लाम के खिलाफ है। हम लोगों का मानना यह है कि आज यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता है तो इस टाइम बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, लोगों को बेघर करने की जो स्कीमें चल रही हैं, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए थी, ना कि यूसीसी पर इस टाइम चर्चा होनी चाहिए थी। क्योंकि यूसीसी एक ऐसा कानून है जिससे देश में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस टाइम देश और तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, उन सारी चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए थी। जहाँ तक आप लोगों का ये सवाल है कि माइनॉरिटी को इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, तो हमारा सीधा मानना है कि यूसीसी से माइनॉरिटी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और ये सिर्फ अभी उत्तराखंड में लागू हो रहा है, और ये भी सिर्फ इस बात की होड़ लगी है कि हम सबसे पहले लागू करके इसमें वाही लूट लें। हमें मालूम है इस बात का कि यूसीसी पूरे देश में लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि जगह जगह इसका विरोध है। इसमें चाहे दलित हैं, पिछड़े हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, अल्पसंख्यक हैं, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि पूरे देश में यूसीसी लागू नहीं हो सकता है। हमारा मानना यही है कि जो भी कानून लागू हो जनहित में और देशहित में होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं यूसीसी की जगह अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ये लाएं, तो हमें इस बात की उम्मीद है कि पूरे देश में उसे लागू करना चाहिए, जिससे देश में समानता बढ़े और जनहित में और देशहित में हर कानून होना चाहिए। नहीं, देखिए, इद्दत का जहाँ तक मसला है, उसमें हर व्यक्ति को हमारा संविधान कहता है कि अपने धर्म के हिसाब से चलने की आज़ादी है। और इद्दत में भी कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। जो औरत इद्दत करने में असमर्थ है, उसके लिए उसमें छूट भी है, वो बिना इद्दत के रह सकती है। जो नौकरी करती है या और उसे कोई समस्या है, कोई प्रेग्नेंट है, किसी वजह से डॉक्टर के पास उसे जाना है, तो उसे सारी चीज़ें, इन चीज़ों की छूट है। और इसमें भी यही है कि अपनी स्वेच्छा से है। ये तो पाप और पुण्य का मसला एक मानकर चला जाता है। जो इद्दत करना चाहता है करता है, जो नहीं करना चाहता है उसे नहीं करता है।
समान नागरिकता कानून जो हमारी सरकार प्रदेश की सरकार ने लागू किया है, ये पहला प्रदेश है जिसने इसका बिल बनाया, तैयार किया। 1 साल पहले हमने इसका घोषणा की थी और एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने जगह जगह जाकर के बुद्धिजीवी और हमारे मौलवी और हमारे एनजीओ के लोग, सामाजिक कार्यकर्ताओं की राय लेकर के, सबकी राय शामिल करके ये बिल तैयार किया गया है और ये ऐतिहासिक फैसला है। पुष्कर सिंह धामी जी को इसके लिए बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस कानून को लागू किया है। कुछ लोग, कांग्रेस के कुछ लोग इसका विरोध जो कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि बिल पटल पर रखते ही उनका विरोध शुरू हुआ। जब ये बिल बन रहा था उस समय उनकी राय भी शामिल की गई है, उन लोगों ने उस समय तो कोई विरोध नहीं किया। आज जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति के रूप में इसका विरोध करने वालों को मेरा मानना है कि ये महिलाओं को पहली बार उत्तराखंड में आज़ादी के बाद महिलाओं को अपना अधिकार मिला है। उन महिलाओं को, जिन महिलाओं की आवाज़ कहीं नहीं उठती थी, कोई नहीं सुनता था, एक समान नागरिकता कानून पर जिस तरीके से उन हमारी 2 शादियों पर बैन लगा है, लगातार जो हमारी महिलाओं को तलाक होती थी, तलाक के लिए कानून हमारी सरकार ने बनाया, उसके बाद एक समान कानून बनाया। उन महिलाओं के जिनका उत्पीड़न होता था, मुस्लिम समाज की महिलाओं को उनका अधिकार आज मिला है इस कानून से। इस कानून का पालन सही तरीके से होना चाहिए और इसका हम समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो 300 मीटर दूर है और मेरे पास जो 8 मोबाइल की रिक्वायरमेंट आ रही है, 8 मोबाइल चोरी हुए हैं और लगभग 50,000 रुपये करीबन कैश पड़ा था जो वो लोग चोरी करके लेके जा चुके हैं। पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी है बट अभी तक उनके हाथ में कोई क्लू नहीं लगा हुआ है। कह रहे हैं वो कि हम शाम तक जो भी है बेस्ट करेंगे और मुझे विश्वास है कि वो मेरा इस नुकसान को पूर्ण रूप से भरपूर करा पाएंगे। गोपाल साहब का नाम क्या हुआ? DR वर्मा, दौलत राम वर्मा। DR वर्मा। जॉर्ज एवरेस्ट जो एक मसूरी का बहुचर्चित पर्यटक स्थल है और उत्तराखंड सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके ये पर्यटक स्थल बनाया गया, लेकिन बहुत ही खेद का विषय है कि इस पर्यटक स्थल को निजी हाथों में प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया गया और जब ठेकेदार को दे दिया गया तो वहाँ पर हमारे स्थानीय निवासियों द्वारा जब वहाँ जाया जाता है तो उनसे जो है प्रवेश शुल्क लिया जाता है 200 रुपये प्रति व्यक्ति और गाड़ी का प्रवेश शुल्क 1000 रुपये लिया जाता है, पार्किंग शुल्क। और ये गाड़ी की पार्किंग जो है ये निजी नगर पालिका की जो पार्किंग है उस पर गाड़ी खड़ी की जाती है। हम इन सब बातों का बहुत घोर विरोध करते हैं। पर्यटकों को लूटा जा रहा है, पर्यटक ठगा सा महसूस करते हैं, मसूरी की छवि खराब हो रही है, मसूरी की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, नागरिकों का शोषण हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने आज एक ज्ञापन दिया है। साथ में हमने ये भी मांग करी है कि जॉर्ज एवरेस्ट में जो भी गतिविधि हो उसमें स्थानीय व्यापारियों को, स्थानीय नागरिकों को, स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर मिले, रोजगार के अवसर के साथ साथ व्यापारियों की अर्थव्यवस्था में सुधार आए। ऐसी मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया। अगर इस हमारी मांगों को नहीं माना गया तो मार्च के महीने में हम एक उग्र आंदोलन करेंगे जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जॉर्ज एवरेस्ट में स्थित कथित ठेकेदार की होगी या प्रशासन की होगी। और भाई आप दिख रहे हैं हैप्पी? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अधिकारी जी, मसूरी जिला देहरादून।
जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में प्रवेश शुल्क अनधिकृत बैरियर पार्किंग के संबंध में महोदय आपको अवगत कराने की जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी में पिछले कई महीनों से पर्यटकों से प्रवेश पर अवैध व अनधिकृत पैसे की वसूली की जा रही है। वो पार्किंग पर अवैध वसूली और अवैध बैरियर लगाकर कथित ठेकेदार द्वारा आम नागरिकों और पर्यटकों का शोषण किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों द्वारा बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक नगर पालिका संपत्ति पर खड़ा किया जा रहा है, जो कि गलत है, अवैध है। प्रवेश द्वार पर स्थित नगर पालिका संपत्ति पर पार्किंग निःशुल्क होनी चाहिए। नंबर 6, जॉर्ज एवरेस्ट पार्क एवरेस्ट स्टेट में कई निजी संपत्तियों के रास्ते हैं और पूर्व में कई निजी संपत्तियां हैं। ऐसे सभी भूस्वामियों को आने के लोगों के हौसले पस्त हो चुके हैं। अब इस आंदोलन के रास्ते में अड़चन बनने की का साहस देश में नहीं बचा है। अब देश का तमाम आदमी, अभी आपने देखा अयोध्या में तमाम लोगों के प्रधानमंत्री के अनुरोध के बावजूद जिस तरह दर्शकों की भीड़ वहाँ उमड़ी है, वो साबित करती है कि देश राम के साथ खड़ा है, वो कृष्ण के साथ खड़ा है। शुरू से ही कहता हूँ कि बैठ कर निपटाया जाए ज़्यादा अच्छा है। हम दोनों संप्रदायों के बीच में, क्योंकि देखिए देश में रहने वाला मुसलमान देश से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पूर्वज भी यहीं के हैं। हम एक बार आग्रहपूर्वक कहते हैं कि देश के मुसलमानों को आक्रांताओं से अपने को नहीं जोड़ना चाहिए। वो आक्रांताओं के औलाद नहीं हैं, वे इस देश के, उनके पूर्वज हिंदू हैं और इस धरती के लोग हैं, धरती की मान्यता से जुड़े हुए, चाहे वो रहीम हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो दूसरे तमाम ऐसे लोग हैं। देखिए हमें जो अवसर मिला उस पर मैंने भरपूर काम किया। मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो राम जन्मभूमि पर फैसला आने के बाद लगा है। 2010 में फैसला आ गया था, 2011 में हमारे ऊपर आरोप लगा, और वो इसलिए कि जो राम जन्मभूमि के संघर्ष में उपलब्धि है, सफलता है, उसका श्रेय ये कोई राजनीतिक लाभ न ले लें, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद ही मेरे ऊपर आरोप लगा। बंदा टैलेंटेड था, मोबाइल ले गया, चार्जर कवर डब्बे ही छोड़ गया। अच्छा, साले ने मोबाइल डब्बे फाड़े, 3 पैक पकड़ा हैं, मोबाइल निकाले, 3 पैक डब्बे खोले। कितने मोबाइल गए? 8। तो अगर सिम कार्ड डालेगा उसमें ट्रैक हो जाएगा। वो जाने चाहिए, बोला तो है कंपनी में। आप देखो, अरे ये बिलिंग तो होगी आपका, नंबर सब कुछ लिखे हुए। बस ये बता सकते हैं कि मोबाइल एक्टिवेट हो गया। सही नहीं आ रही है। अरे वो माला है ना, ये फूल आ गए बीच में। वो लड़के हैं 3-4 तो पता ही नहीं चला, वो आगे चला गया, पता नहीं क्या आया किस टाइम, पता ही नहीं चला उनको। उन्होंने आवाज़ लगाई ना कुछ लगाया था। फोन करो, हाँ ये रहा ना, उसने रेनकोट सा पहन रखा कुछ, ये रहा ना, देख रहा था पहले। कितने टाइम दिखा रहा है? हाँ टाइम दिखा रहा है 12:25 ऐसी।
कच कुछ नहीं रहा है अभी। निकाल तो लिया सर ये। निकाल लिया? हाँ हाँ निकाल लिया। और पुलिस विभाग द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया जिसमें मेनली हमारे द्वारा जो भी दवाइयाँ नशे के रूप में मिसयूज़ हो रही हैं उस पे संबंधित सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता, एक्सपायरी बॉक्स आदि देखे गए। इसमें कुछ मेडिकल स्टोरों में हमें एनारेक्स की दवाइयाँ मिली जिसका सेल परचेज रिकॉर्ड कुछ मेडिकल स्टोरों का मौके पे हमारे द्वारा सत्यापन किया गया है और जिन मेडिकल स्टोरों में मौके पे रिपोर्ट नहीं दिखाया है उनको 5 दिन का समय देते हुए उनसे स्पष्टीकरण व सेल परचेज बिल मांगते हुए लाइसेंस को उनके सस्पेंड करने की संस्तुति विभाग द्वारा की गई है। बिल बंद है, उनको विभाग द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा मौके पे कि मेडिकल स्टोर वे फिर उसके बाद ही उसमें अग्रिम कार्रवाई संपादित की जाएगी। तो इसमें कुछ मेडिकल स्टोरों में फार्मासिस्ट हमें उपलब्ध नहीं मिले, उसके संबंध में भी मेडिकल स्टोरों को मौके पे नोटिस देते हुए फार्मासिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया है। कितने 3 मेडिकल स्टोरों को नोटिस दिया गया है मौके पे। इसमें इसकी जो बिक्री पर कभी रोक नहीं लगी है, ये धड़ल्ले से बाज़ार में बिक रहा है और ये इस तरीके का औजार है जैसे पिस्टल, चाकू और इस तरीके के धारदार हथियार के इसमें ये माना गया है और सरकार ने एनजीटी ने इस पे बैन लगाया है, फिर भी ये बाज़ारों में बिक रहा है। तो हमने एक ज्ञापन देके सिटी मजिस्ट्रेट को ये मांग की है कि इसको पूर्णतः बैन किया जाए। आगामी बसंत पंचमी का उत्सव है और पतंगबाजी का प्रचलन है हरिद्वार ज़िले में, तो उस हरिद्वार में जगह जगह चाइनीज़ मांझा बिक रहा है, कुछ लोग खुलेआम बेच रहे हैं, कुछ लोग घरों से बेच रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं इसको पूर्णतः बैन लगाए। अपने ज्ञापन में बताया गया है कि यहाँ पे जो है वो चाइनीज़ मांझा जो है वो कतिपय व्यक्तियों के द्वारा विक्रय किया जा रहा है और चाइनीज़ मांझे के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं और इस तरह से एक पोल्यूशन का भी ये हज़ार्ड है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा पुलिस अधिकारियों से और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से है इनको शीघ्र ही इनसे वार्ता करके और एक इसका समाधान निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अन्य एनजीटी के भी आदेश हैं, तो इस तरह से जिन्होंने अवैध रूप से जो चाइनीज़ मांझे का जो स्टॉक कर रहे हैं या उसको बिक्री कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले तो हम जो है अपनी कार्यकारिणी को और मजबूत करेंगे, बूथ लेवल तक अपने कार्यकर्ता बनाएंगे और हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित शंभू प्रसाद पोखरियाल जी का, जो हमें इस योग्य समझते हुए इस जिम्मेदारी को दिए हैं, पूर्ण रूप से खरा करने का प्रयास करें। रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा की हम 5 सीट पे चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्द ही जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। युद्ध स्तर पे जैसी बात है, चुनाव है, चुनाव में जितनी ताकत है अपनी पूरे 100% जी जिताऊ प्रत्याशी भी है हमारे पास और तलाश भी की जा रही है। अगर कोई ऐसा बड़ा नाम आएगा तो हम प्रयास करेंगे कि उसे हम चुनाव लड़ा के यहाँ जो है मुकाबले को जो है त्रिकोणीय बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी संघीय शक्ति सर्वदा संगठन अच्छा काम कर रहा है। संगठन को देखते हुए आज संजय जी को हमने महासचिव बनाया है और लोकसभा की पूरी तैयारी है। संगठन अपना पूरा काम कर रहा है। 5 लोकसभा चुनाव में आने वाले, आज मैं लखनऊ जा रहा हूँ, उसके बाद आने के बाद जैसे भी उनका आदेश होगा नई ऊर्जा के साथ फिर संगठन को मजबूत करेंगे। फोकस तो सभी जगह है, फोकस 5 सीटों में है। बाकी ये है कि थोड़ा तराई क्षेत्र है, यहाँ पर लोग ज़्यादा थोड़ा सक्रिय हैं और यहाँ कार्यकर्ता भी हमारे ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फोकस है नैनीताल और यहाँ पर हरिद्वार में। तो दिखाई देगा कुछ दिन में, जैसे अब लोकसभा की तैयारी चुनाव आयोग की ओर से होंगे दिशा निर्देश, तो पार्टी उस हिसाब से अपना जो है प्रत्याशी तैयारी करेंगे। आपसे वार्ता हुई थी कि आने वाले टाइम में अगर गठबंधन नहीं हुआ तो 5 लोकसभा में हम लोग अपना चुनाव यहाँ पर लड़वाएंगे। संगठन मजबूत है और 5 सीटों पर 5 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथ में संजय जी आज हमारे मुख्य प्रवक्ता, साथ में आज महासचिव की जिम्मेदारी दे दी गई है। कुलदीप शर्मा हमारे मीडिया प्रभारी जी हैं और सभी लोग आज जो है इस राज्य के अंदर करीब 3,000 से ज़्यादा ही होंगे, जितने होंगे ऐसे कार्ड धारक हैं जिनके कार्ड बहुत समय पहले 4-5 साल 3 साल पहले ले लिए गए और वो सब BPL के कार्ड धारक हैं और उनके कार्डों का पता ही नहीं है। वो पिलर टू पोस्ट
जाने में हैं, कभी प्रधान जी के पास जा रहे हैं, कभी राशन इंस्पेक्टर के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। BHEL को नुकसान न पहुँचे, यदि BHEL की कीमत पर जो है हम कोई भी खिलवाड़ BHEL के साथ नहीं होने देंगे। तक कोई चीज़ धरातल पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और 2018 में भी इसी तरीके का एक समिट हुआ था जिसमें 1,25,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आए थे, तो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब ये जो 3.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट हैं, ये भी कहाँ कहाँ हैं, आसमान में कहाँ कहाँ तैर रहे हैं, ज़रा आप देख लेंगे तो हमको भी बता दीजिए पूरा मामला। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेज है, बहुत इम्पोर्टेंट एक ऐतिहासिक पल है, जहाँ पर उत्तराखंड राज्य में UCC लागू होने के दिशा में सरकार काम कर रही है। तो इसको लेके हम लोग बहुत सतर्क हैं। माननीय PHQ में DGP महोदय और ADG महोदय और DIG महोदय द्वारा, रेंज महोदय द्वारा कई बार इसका आकलन किया गया है। सुरक्षात्मक आकलन हमने कर लिया गया है। संवेदनशील इलाके पूरे जिले में जसपुर से लेके जनकैया तक जितने भी संवेदनशील इलाके पड़ते हैं और मतलब इस प्रकार का मिक्स्ड आबादी जहां पर है और जो खुराफाती तत्व जहां पर एक्टिव रहते हैं, उन सभी जगहों पर हमने लगातार ड्यूटियां तैनात कर दिया है। विभिन्न जगहों से फोर्स आई है, RTC से आई है। हमारे पास 4 कंपनी PAC है, 4.5 कंपनी PAC है। उसके अलावा पुलिस है, पुलिस के अलावा हमें RTC का बल मिला हुआ है, वज्र वाहन है और राइट स्क्वाड्स है, फायरिंग स्क्वाड्स है, सारे हथियारबंद पुलिस स्क्वाड्स है, विभिन्न स्पेशल स्क्वाड्स हमने डिप्लॉय किया है और संपूर्ण जिले का पुलिस अलर्ट मोड में है। और समस्त थाने के पुलिस जो है नाइट पास को हमने कैंसिल करते हुए सबको को बैरक में निवास कर रखा है। वो रेडी टू मूव हालत में है, जो QRT के रूप में सभी असलाबंद है। वेपन्स हमारा ऑडिट हो गया है। तो इस प्रकार मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी लोगों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से जो विधानसभा में और एक विधेयक के रूप में आ रहे UCC, इस प्रक्रिया में कोई कानून को अपने हाथ में लेने का या अराजकता करने का कोशिश करेंगे तो पुलिस बल समस्त जो है सभी रहे हैं, अभी सभी सतर्क है और सारे आवश्यक कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। थैंक यू। बंद करो, बंद करो, बंद करो, चाइनीज मांझा बंद करो, बंद करो, बंद करो, चाइनीज मांझा बैन करो, बैन करो, बैन करो, चाइनीज मांझा बैन करो, ये मौत का सामान बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये मौत का हथियार बंद करो, बंद करो, बंद करो, चाइनीज मांझा बंद करो, बंद लगाओ, ये मौत का सामान चाइनीज मांझा बंद करो, बंद करो, बंद करो, चाइनीज मांझे पे बैन लगाओ, बैन लगाओ, बैन लगाओ, चाइनीज मांझा बंद करो, बंद करो, बंद करो, चाइनीज मांझा बंद। इन्होंने टोटली उसको इग्नोर कर दिया। जो टैक्स में 20% का था, माननीय मुख्यमंत्री के बयान से निकला है, क्योंकि हम लोग इन पब्लिक सेक्टर कंपनियों को, हमारे महानगर के उपाध्यक्ष मार्कंडेय सिंह जी, चौधरी गुलशन जी और हमारे शिवालिक नगर के ब्लॉक, इन्होंने टोटली उसको इग्नोर कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री के बयान से निकला है, क्योंकि हम लोग मौसम भी खराब था आज, तो जिस कारण माननीय राजनाम कैंसिल हुआ और आज उन्हें आना था।
क्योंकि अब गठबंधन का अगर हिसाब नहीं बनता तो फिर 5 लोकसभा सीटों पर जो प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ेंगे उसकी भी तैयारी करनी थी। और आप आए हैं पत्रकार बंधु, आपका विशेष धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करते हुए साथ में संजय सिंह हमारे महासचिव हैं, आपने समय दिया, आपको आपका आभारी है। ये जरूर आप दीजिएगा कि आगे महासचिव बनाया गया प्रदेश पहले आप मुख्य प्रवक्ता रहे, आपका अच्छा चेहरा पार्टी। हमारे जो नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, खासकर उत्तर प्रदेश से लगे हुए तीनों ज़िले सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, इनके जो उच्च अधिकारी हैं, इनके साथ आज एक हमारी समस्त पूरी टीम की एक मीटिंग की गई थी, जिसमें हमारे जितने जो एसपी ग्रामीण, एसपी सिटी और जितने थाना प्रभारी हैं जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से लगते हैं और उनके जो थाना प्रभारी हैं जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से लगते हैं, इनकी एक संयुक्त मीटिंग थी, जिसमें आगामी जो लोकसभा चुनाव हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे कार्य हमने किए जाने हैं, खासकर बॉर्डर चेकिंग है उसमें और गुंडा एक्ट की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें जिला बदर की कार्रवाई है, उसकी सूचियों का आदान प्रदान करना, और जो खासकर इलीगल वेपन्स की जो तस्करी है या इलिसिट जो वाइन्स हैं, इलिसिट जो शराब है वो यहाँ जो आ रही है अल्कोहल, उसकी रोकथाम के लिए एक संयुक्त कार्रवाई के लिए हम लोगों के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन भी किया जाएगा। उस पर कार्रवाई के लिए हम लोगों के द्वारा एक संयुक्त कार्य भी किया जाएगा। कुछ आवागमन के रास्ते हैं सर जो इस इलेक्शन के दौरान किया गया सर। ये हमारा सर जनपद हरिद्वार का बॉर्डर एरिया है, जिसमें हमारे ऑलरेडी मीटिंग कर चुके हैं सर। ये हमारी जनपद की पहली मीटिंग है, लेकिन इससे पहले मेरठ जो कि 11 जनवरी को मीटिंग हुई थी, इसमें भी सर हमारे यहाँ से एसपी सिटी सर और एसपी क्राइम का भोपाल है सर, उसके साथ भी हमारा दल्ला वाला थाना, हमारे जो हरिद्वार का थाना खानपुर है, उसका टिकोला है, खेड़ा जट और मोहम्मदपुर झाल। हमारी 2 ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है 13 और 19 जनवरी सर। वी हैव वेरी गुड कोऑर्डिनेशन विद हरिद्वार सर। हमारे जो नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, खासकर उत्तर प्रदेश से लगे हुए तीनों ज़िले सहारनपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर, इनके जो उच्च अधिकारी हैं, इनके साथ आज एक हमारी समस्त पूरी टीम की एक मीटिंग की गई थी, जिसमें हमारे जितने जो एसपी ग्रामीण, एसपी सिटी और जितने थाना प्रभारी हैं जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से लगते हैं और उनके जो थाना प्रभारी हैं जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से लगते हैं, इनकी एक संयुक्त मीटिंग थी, जिसमें आगामी जो लोकसभा चुनाव हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे कार्य हमने किए जाने हैं, खासकर बॉर्डर चेकिंग है उसमें और गुंडा एक्ट की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें जिला बदर की कार्रवाई है, उसकी सूचियों का आदान प्रदान करना, और जो खासकर इलीगल वेपन्स की जो तस्करी है या इलिसिट जो वाइन्स हैं, इलिसिट जो शराब है वो यहाँ जो आ रही है अल्कोहल, उसकी रोकथाम के लिए एक संयुक्त कार्रवाई के लिए हम लोगों के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन भी किया जाएगा। उस पर कार्रवाई के लिए हम लोगों के द्वारा एक संयुक्त कार्य भी किया जाएगा। कुछ आवागमन के रास्ते हैं सर जो इस इलेक्शन के दौरान किया गया सर। ये हमारा सर जनपद हरिद्वार का बॉर्डर एरिया है, जिसमें हमारे ऑलरेडी मीटिंग कर चुके हैं सर। ये हमारी जनपद की पहली मीटिंग है, लेकिन इससे पहले मेरठ जो कि 11 जनवरी को मीटिंग हुई थी, इसमें भी सर हमारे यहाँ से एसपी सिटी सर और एसपी क्राइम का भोपाल है सर, उसके साथ भी हमारा दल्ला वाला थाना, हमारे जो हरिद्वार का थाना खानपुर है, उसका टिकोला है, खेड़ा जट और मोहम्मदपुर झाल। हमारी 2 ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी है 13 और 19 जनवरी सर। वी हैव वेरी गुड कोऑर्डिनेशन विद हरिद्वार सर।
भी किस तरीके से तैयार है? अभी आपने इतनी सारी योजनाएं गिनाई, क्या इन पे कितना काम हुआ है और क्या इसको लेकर आप चिंता करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो पारिवारिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में किसी को चिंता नहीं है कि मेरा बेटा अध्यक्ष बने, मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने। एकमात्र लोकतांत्रिक दल है जो 365 दिन 24/7 जिसके बूथ के अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक सब जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको सेवा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अन्य राजनीतिक दल केवल एसी में बैठकर विज्ञप्ति जारी करते हैं और चुनाव के समय दिखाई देते हैं। इसलिए हाँ, फिर भी हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर जो सेवा से संगठन करते करते हम विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बने हैं, उन कार्यकर्ताओं के दम पर हम अपनी एक एक बारीकी के साथ रणनीति बनाते हैं और पहले से अधिक वोट प्राप्त करके हम चुनाव जीतेंगे। आपका जो किसान है वो काफी नाराज हैं आपसे, क्योंकि जो अभी 20 रुपया आपने मात्र गन्ने का मूल्य बढ़ाया उसको लेकर नाराज हैं। और क्या इस वोट बैंक को आप किस तरीके से बढ़ाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में? नहीं, मैं किसान भाइयों से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि हमारी सरकार किसानों की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि 4 जातियों में से किसान एक है और अन्नदाता का हम सम्मान करते हैं। अन्नदाता को लगातार MSP बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। 6,000 रुपये सालाना हम किसान सम्मान निधि 11.8 करोड़ किसानों को दे रहे हैं। फर्टिलाइज़र में हम 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। इक्विपमेंट्स में सब्सिडी दे रहे हैं, बीज वितरण में सब्सिडी दे रहे हैं। और अभी तो हमने किसानों के लिए नैनो यूरिया और नैनो DAP अब लेकर के आए हैं, जो सस्ती भी है, कम खर्च में होती है। ड्रोन के माध्यम से उनकी लागत कम होगी, वहाँ पर हुई। और ड्रोन भी हमारी माताएं बहनें चलाएंगी। 15 करोड़ ड्रोन दीदी हम तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से किसान हमसे नाराज़ नहीं है, किसान हमारा है। हम किसान की चिंता करने वाले हैं। किसी सरकार ने इतनी चिंता किसान की नहीं की है। अन्य सरकारों ने पूरे देश भर में इससे ज़्यादा कहीं किसी ने बढ़ाया भी नहीं। UCC 6 जनवरी को जाएगा, लेकिन कई लोग अभी इसका विरोध करें, चाहे विपक्ष हो चाहे आम जनता को इसका पता नहीं है। तो आप किस तरीके से इसको लागू करने का? नहीं, हम आम जनता के बीच में जाएंगे, आम जनता को सुझाएंगे, क्योंकि आम जनता के लिए वो है, आम जनता के फायदे के लिए है। विपक्ष का काम विरोध करना है, लेकिन उनके विरोध में कोई दम नहीं होता है, इसलिए जनता का उनको समर्थन नहीं मिलता। वो कह रहे कि नाम भी सही नहीं रखा आपने UCC। वो कह रहे कि नाम भी सही नहीं रखा आपने UCC। नहीं, अब उनके कहने से थोड़ी होगा। काम देखो, काम उन्होंने, नाम तो वही है, काम तो वही है जैसे यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। इसके लिए और कौन सा वो सुझाएं कोई अच्छा नाम? आम जनता की राय तो ली गई। अगर वो कोई अच्छा 2.5 लाख लोगों की राय ली गई है इसमें। इन्होंने टोटली उसको इग्नोर कर दिया। इससे सारा सेंट्रल क्लास बहुत निराश है। और फिर जो टैक्स रेट 30% का था, नीचे कैमरा करो। ये मामला लोक सूचना अधिकार के तहत में नगर पालिका से कुछ बिंदु सूचना मांगी जा रही है मेरे द्वारा लगातार। उसमें नगर पालिका के भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके खिलाफ लगातार पत्रकार साथियों के सहयोग से खबर भी प्रकाशित हो रही है, जिसको लेके नगर पालिका मुझसे चिड़ी भी है। उन्होंने मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन कर रही है कि वो पीछे हट जाए इस मामले से, दरारी धमकारी कि मैं अकेले रहता हूँ। उस विषय को लेकर मैंने आज पत्रकार साथियों के साथ कोतवाली में जाकर कोतवाल जी को तहरीर दी है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री से मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और मेरी अगर जान माल को कुछ भी खतरा होता है तो उसकी समझ जिम्मेदारी नगर पालिका के पूर्व लिपिक कैलाश चंद जोशी, उनके पुत्र विवेक जोशी, नगर पालिका के समस्त बोर्ड और ठेकेदारों की होगी।
वीडियो मत पाला वो बिकता ना यहाँ पर। शंकर जी का करेगा इसके नाते में तो चलो चल जाता है, लेकिन अगर वही वहाँ गाली गलौज करें कि हम उसको ये कर देंगे वो कर जाते हैं फिर लोग। अब इसका जीजा है कि बहन डरी पड़ी है वहाँ से कि इसे कह रहे भाई कुछ इच्छा नहीं है तो वैसे क्यों कर रहा है वहाँ पे होने ना होगा मेरे संग मेरे खबरें लगा रहे कल को हमें भी ये देहरादून से घूमते हुए आई, अभी पहले इधर साइड रोड की साइड से फिर ये इधर गए, इधर तक घूमते फिर वापस आए, क्योंकि हमारे साथ जो करा ना उन्होंने ओवरटेक